यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों का बड़ा विकल्प आज़ाद बन के उभर सकते हैं। जो दलित वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या मायावती सिर्फ जो 17 जो आरक्षित सीटें हैं उनके ऊपर ध्यान देंगी या पूरे सूबे को कहीं ना कहीं वो एक बार फिर साधने का प्रयास? चंद्रशेखर संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि अब मायावती के पास ना तो वो चेहरे हैं, ना वो रणनीति है और ना इस तरह का बड़ा फैसला करने का अब दमखम बचा है। क्योंकि जिस तरह से आज़ाद ने भी सवाल उठाए थे कि उन्होंने अपने भतीजों को जो बागडोर सौंपी है ये कोई सही उन्होंने नहीं किया, क्योंकि कोई संघर्ष आकाश आनंद नहीं किया है। ऐसे में अगर कमान सौंपनी थी तो ऐसे को सौंपना चाहिए था जिसने यूपी की राजनीति में लगातार काम किया हो या उसको अनुभव हो। ऐसे में आकाश आनंद को उतार कर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही पार्टी के अंदर एक तरीके से कहें कि तमाम सारे नेताओं को नाराज़ कर दिया और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि लगातार दलित वोट बैंक के जरिए अपनी राजनीतिक पैठ को मजबूत करना चाहते हैं, वो भी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से जो एक सीट नगीना सीट देने का जो फैसला किया गया था उससे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद असंतुष्ट नजर आए। फिलहाल यदि देखा जाए तो 17 लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं और यहाँ पर मायावती और चंद्रशेखर दोनों की कोशिशें ये हैं कि इन सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ा जाए, जिससे कि आगामी वक्त में जो नतीजे हैं वो उनकी जो इच्छाएं हैं उनके अनुरूप आ पाए। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण क्या दलित और मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर मायावती जो हैं उनको फिर मिल पाएगा या फिर चंद्रशेखर आजाद उसमें सेंधमारी करेंगे। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ है। अमन जी, जिस तरीके से 17 लोकसभा की आरक्षित सीटें हैं इसमें मायावती लगातार आरक्षित वोट बैंक का जो है फायदा लेती रही हैं। मुस्लिम सीटें भी यहाँ पर आती हैं। लोक विधानसभा चुनाव में तो 88 मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए थे मायावती ने मैदान में। तो क्या यहाँ पर भी मायावती कहीं ना कहीं उसी दलित वोट बैंक, उसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती हैं? जाहिर बात है। और देखिए अभी भी 8-9 जो प्रत्याशी उतारे हैं उसमें से लगभग 5 से 6 जो है मुस्लिम प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में समझ में आता है कि वो जो जातिगत कह सकते हैं रणनीति बनाने का जो उनका शुरुआत से रहा है, हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने हर एक जाति को साधा है, हर समुदाय को साधा है। उसी वजह से 2007 में उन्होंने पूरी मेजोरिटी से कह सकते हैं पूरे बहुमत के साथ में यहाँ पर सरकार बनाई थी। लेकिन क्या इस बार उनकी जो रणनीति है ये उतनी कारगर साबित हो पाएगी, इसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आंकड़ों की बात करें हम लोग तो लगातार नज़र आता है कि मायावती का जो रसूख है राजनीति में उत्तर प्रदेश में वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। क्योंकि 2012 के बाद से हम देखें कि हर चुनाव में उनको करारी हार मिली है और यही वजह है कि 2022 तक आते आते उनके हिस्से महज विधानसभा की एक सीट आती है, जो ये बताती है कि जो उनका जो परंपरागत वोट बैंक था वो खिसक गया है। और ऐसे में क्या मायावती दोबारा अपनी सियासी ज़मीन को हासिल कर पाएंगी? अगर हम 17 सीटों की ही बात करें तो ये जो सीटें हैं नगीना है, बुलंदशहर है, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर है, हरदोई, मिश्रिक, मोहनलालगंज है, इटावा है, जालौन है, कौशाम्बी है। लगभग 17 सीटें हैं यूपी की जिनके ऊपर लगातार न सिर्फ मायावती की निगाहें बल्कि आज़ाद की भी निगाहें अब बनी होंगी। क्योंकि सपा के साथ में उनका जो गठबंधन टूटा है उसके बाद से आप ये मानकर चलिए कि आज़ाद भी यहाँ पर कोई बड़ी रणनीति बना रहे होंगे। क्योंकि जो दलित वोट बैंक है लगातार ये देखा जा रहा है कि वो मायावती से खिसक कर आज़ाद की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि राजस्थान में हमने देखा है कि वहाँ पर 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बसपा से भी ज़्यादा वोट जो है वो आज़ाद को मिला है। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों का बड़ा विकल्प आज़ाद बन के उभर सकते हैं। जो दलित वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या मायावती सिर्फ जो 17 जो आरक्षित सीटें हैं उनके ऊपर ध्यान देंगी या पूरे सूबे को कहीं ना कहीं वो एक बार फिर साधने का प्रयास? चंद्रशेखर के साथ आने की कितनी संभावनाएं आपको नजर आती हैं? क्योंकि एक सीट नगीना जो सीट थी वो कहीं ना कहीं उनके लिए छोड़ी गई थी इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन अब उस पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तो क्या चंद्रशेखर आगामी वक्त में साथ आ सकते हैं, जबकि कई संकेत दे चुके हैं? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि एक ही समुदाय का दोनों का वोट बैंक है। तो ऐसे में अगर आज़ाद और मायावती साथ आते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि जो वोट का बिखराव यहाँ से वहाँ हो सकता है वो ख़त्म होगा और साथ में 20-22% जो वोट है अगर वो उनको पूरा मिलता है। क्योंकि इससे पहले देखा गया है कि मायावती के हिस्से में जो है 21-22 जो जितने भी दलित वोट बैंक है वो सब गया है। और ऐसे में जो दूसरे समुदाय हैं अगर उनका वोट भी मायावती की तरफ शिफ्ट होता है तो आप ये मानकर चलिए कि मायावती भी यूपी के अंदर कोई बड़ा खेल कर सकती है। लेकिन संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि अब मायावती के पास ना तो वो चेहरे हैं, ना वो रणनीति है और ना इस तरह का बड़ा फैसला करने का अब दमखम बचा है। क्योंकि जिस तरह से आज़ाद ने भी सवाल उठाए थे कि उन्होंने अपने भतीजों को जो बागडोर सौंपी है ये कोई सही उन्होंने नहीं किया, क्योंकि कोई संघर्ष आकाश आनंद नहीं किया है। ऐसे में अगर कमान सौंपनी थी तो ऐसे को सौंपना चाहिए था जिसने यूपी की राजनीति में लगातार काम किया हो या उसको अनुभव हो। ऐसे में आकाश आनंद को उतार कर कहीं ना कहीं उन्होंने
अपनी ही पार्टी के अंदर एक तरीके से कहें कि तमाम सारे नेताओं को नाराज़ कर दिया और यही वजह है कि बहुत सारे सांसद विधायक जो है मायावती दूर चले गए। अब कुल मिलाकर मायावती को देखा जाए तो वो अकेली खड़ी हुई दिखाई पड़ती है और ऐसे में क्या वो चुनाव जीत पाएंगी, बड़ा सवाल ये है। और साथ में क्या जो 17 सीटें हैं क्या उनके ऊपर उनका कुछ दमखम बचा है या यूं ही वो सिर्फ हवा हवाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रत्याशी वो चुन रही हैं, उतार रही हैं, उनके अंदर कह सकते हैं उन प्रत्याशियों में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो बहुत जानकार हो, बहुत जाना माना चेहरा हो। इसीलिए यही लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वोट काटने की राजनीति के तहत मायावती अपने प्रत्याशी को कह सकते हैं कि चुनावी मैदान में उतार रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं खबरें सामने आ रही हैं कि मायावती जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही हैं उनका कोई सियासी आधार नजर नहीं आता है। आखिरकार फिर लोकसभा चुनाव में जीत कैसे मिल पाएगी?